नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण लगातार एक चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, यानी जो तीनों अथॉरिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं उनको एक कर दिया जाए, ताकि जो भी लोग हैं इन प्राधिकरण क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं, भूखंड खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल भूखंड खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियल भूखंड खरीद रहे हैं या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं, तो सबको एक ही तरह के नियम पता हों। अब सबसे पहला कदम उठाती है यमुना प्राधिकरण, जिसने अपनी बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पास किया, यानी बिल्डर और बायर्स के बीच जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट हुआ करता था, अब वो उसके लिए फ्लैट की कीमत का करीब 10%, यानी करीब नहीं 10% स्टाम्प शुल्क देना होगा। इससे एक फ़ायदा होगा, जो बिल्डर एक ही फ्लैट को कई कई लोगों को बेच दिया करता था, ऐसे केसेस रुक जाएंगे। सबसे पहला कदम उठा लिया यमुना प्राधिकरण ने, और प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि ये नीति अब जितने भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे उस पर लागू होगी। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक होती है। नोएडा अथॉरिटी भी अपनी बोर्ड बैठक में ठीक इसी तरह के प्रस्ताव को पास कर देती है, ताकि लोगों को सहूलत रहे। नोएडा प्राधिकरण की ओर से भी अब यही प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि आप नोएडा क्षेत्र में किसी भी बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं तो उस फ्लैट की कीमत का 10% स्टाम्प शुल्क आपको देना होगा। अब ये बायर्स देगा या बिल्डर देगा, इस बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि 10% यदि उसी वक्त देना होगा तो आपकी जेब पर वो वाकई भारी पड़ने वाला है। इसके बाद बोर्ड बैठक होती है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी अब इस नीति को लागू कर दिया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बिल्डर और बायर्स के बीच कोई लीगल एंटिटी के नाम पर कोई ठोस चीज़ नहीं थी। बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही एक तरह का मालिकाना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बिल्डर और बायर्स के बीच कनेक्टिंग करने के लिए माना जाता था। इसी के आधार पर रेरा में लोग केस भी डालते थे, बिल्डर से अपना पैसा वसूल भी करते थे। लेकिन अब जब ये रजिस्टर्ड होगा 10% देकर, तो इंस्टेंट इसका भार आप लोगों की ही जेब पर पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है बिल्डर कोई ख़ास पैसा नहीं देने वाला, इसमें बायर्स की जेब ही कटने वाली है। बायर्स पहले से ही बहुत परेशान है। नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी उन्होंने अपना पैसा बिल्डर को दे रखा है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो एक सवाल ये भी लोगों के बीच से आ रहा है, क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद जो ये जिस तरह का सिनेरियो आजकल चल रहा है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या लोगों की रजिस्ट्री हो पाएगी? क्योंकि 10% यदि देंगे तो ये पैसा हो सकता है कि रजिस्ट्री के टाइम पर एडजस्ट हो जाए। लेकिन कई फ्रॉड बिल्डर भी हैं जिन्होंने अभी भी लोगों को फंसा कर रखा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ये डिसीज़न एक मील का पत्थर माना जा रहा है। ये बायर्स के हक़ में सेफ गार्ड माना जा रहा है। यदि ये रजिस्टर्ड रहेगा तो कोई भी व्यक्ति बिल्डर को कोर्ट में भी चैलेंज कर पाएगा और अथॉरिटी में भी घसीट लेगा। उसके अलावा कई और भी
पावर उसके हाथ में आ जाएंगी। इसके अलावा कई अन्य डिसीज़न लिए गए हैं और अभी पता चला है कि जो नोएडा प्राधिकरण और किसानों के बीच विवाद चल रहा था कि 5% के भूखंड उनको अलॉटमेंट नहीं हो रहे हैं, अब दिवाली से ठीक एक दिन पहले सभी किसानों को आवंटन पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को भी भूखंड देने के लिए विचार किया जा रहा है। ई ऑक्शन प्रणाली पूरी तरह ख़त्म करने पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में सहमति बन गई है। इसके पीछे कारण यही माना गया है कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो ई ऑक्शन में भूखंड नहीं खरीद पा रहे हैं। लोग रेट इतना बढ़ा दे रहे हैं कि जो उनकी क्षमता है उससे कहीं ऊपर ये सब चला जा रहा है। रेट यानी जो पहले आदमी किस्मत के आधार पर रहता था, अब वो ई ऑक्शन में आकर पैसे के आधार पर हो गया। सबसे पहले यमुना प्राधिकरण ने ही इस तरह का इनिशिएटिव लिया और कहा कि हमारे यहाँ आवासीय, इंस्टीट्यूशनल और कई अन्य क्षेत्र में ई ऑक्शन प्रणाली नहीं होगी। जो सक्षम हैं, जो काम करते हैं लोग और जो वाकई एक्चुअल घर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनको भूखंड दे दिए जाएंगे। अभी प्राधिकरण की आवासीय स्कीम ख़त्म हुई जिसमें 280 भूखंड के लिए करीब 2.25 लाख एप्लीकेशन आई थी। अब आप देखिए कि डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को किस्मत आजमाने का मौका भी मिलना चाहिए। ई ऑक्शन से नहीं तो हर उस व्यक्ति की पहुंच से भूखंड दूर हो जा रहा था जिस पर एक लिमिटेड पैसा है। खैर, अब आप देख सकते हैं ये पेन ओएसिस है नोएडा में। यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी रजिस्ट्री होगी। ऐसे यही बिल्डर नहीं, ऐसे दर्जनों बिल्डर हैं जहाँ लोग अपनी रजिस्ट्री होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आपको फ्रॉड से बचना है तो कई चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। दरअसल सबसे पहले आप जाकर बिल्डर का बैकग्राउंड खोजिए, प्राधिकरण में पता कीजिए और देखिए कि उसने प्राधिकरण में पैसा कितना जमा कराया हुआ है। यदि ये सब आप देख लेते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिल्डर आपको फ्लैट बेच रहा है वो टिक पाएगा या नहीं। दरअसल सपा और बसपा सरकार में बिल्डर धड़ाधड़ फ्लैट बेच रहे थे। शुरुआत होती है बसपा सरकार से, जहां 10% भूखंड की कीमत का देने के बाद 3 साल तक बिल्डरों को किस्तें नहीं देनी थी। इसी का बेनिफिट उठाया और लोगों को इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फ़्लैट बेचे और ये फ्लैट बेचने के बाद बिल्डरों ने प्राधिकरण से और ज़मीन ले ली। ज़मीन लेने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। उतनी क्षमता थी नहीं, लेकिन लोगों से पैसा लेते गए, प्रोजेक्ट लॉन्च करते गए, प्राधिकरण की ज़मीन लेते गए। अब एंड यही आ रहा है कि बायर सफ़र कर रहे हैं। प्राधिकरण का भी बहुत बकाया है। प्राधिकरण कहता है बिल्डर से मेरा पैसा दिलाओ और अपनी रजिस्ट्री कराओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बिल्डर प्राधिकरण का बकाया पैसा नहीं देगा तो बायर अपने फ्लैट का असली हकदार नहीं बन पाएगा। यही सब चीज़ें सोच सोचकर अब बोर्ड बैठकों में नए नए प्रस्ताव आ रहे हैं। चेयरमैन, सीईओ इन्हीं सब चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं ताकि बायर्स के साथ धोखाधड़ी को रोका जा सके। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।